एंशियंट हिस्ट्री का ये हमारा लास्ट पार्ट है। इसके पहले हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन को कंप्लीट किया है, वैदिक पीरियड को कंप्लीट कर लिया है, बुद्धिज़्म को कंप्लीट कर लिया है, हमने जैनिज़्म को कंप्लीट कर लिया है, हमने इस पे एमसीक्यू भी सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। और हमारा लास्ट है आज महाजनपद। तो महाजनपद पे हम डिस्कशन करेंगे। देखो ये वो टॉपिक है जहाँ से एंशियंट हिस्ट्री से हम देखें उठा के 80% क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। रेस्ट जो आता है वो आर्ट एंड कल्चर से आता है, उसको हम कल से स्टार्ट करेंगे बाय नितिन सिंघानिया से, ठीक है। और उसके बाद हम फिर जाके मॉडर्न मेडाइवल करेंगे, फिर मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा एंशियंट हिस्ट्री का लास्ट पार्ट महाजनपद से। हम क्या देख रहे थे कि स्टार्टिंग में जब वैदिक पीरियड था तो वैदिक पीरियड में जो आर्यंस हुआ करते थे वो जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होते थे वो जन हुआ करते थे, ठीक है। तो जो जन हुआ करते थे तो वो धीरे धीरे क्या हुआ कि स्ट्रांग होते गए। वो स्ट्रॉन्ग कैसे हुए कि जो ईस्टर्न यूपी है, मतलब उत्तर प्रदेश था तब के टाइम पे, ठीक है, जो अभी बिहार में है, वहाँ पे जिस तरीके से एग्रीकल्चर वगैरह राइज हुआ, जिस तरीके से आयरन का यूज़ हुआ है ना, और कॉपर वगैरह का यूज स्टार्ट हुआ, इससे इनका टेरिटरी का बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ। टेरिटरी के एक्सपेंशन से क्या हुआ कि अगर जो छोटे छोटे जन हुआ करते थे अब धीरे धीरे स्ट्रांग होकर मेजर टेरिटरी बनाने लगे और वो कन्वर्ट हो गए किसमें, 16 महाजनपद में, ठीक है। तो जो जनपद थे वैदिक टाइम तक, जो जनपद थे, जो छोटे छोटे जनपद हुआ करते थे, वो अब धीरे धीरे अपने टेरिटरी को एक्सपेंड किए और मर्ज करते गए और किस में बदल गए, 16 महाजनपद में बदल गए, ठीक है। 16 महाजनपद में बदलने के बाद भी इसमें से कुछ जो वीक थे वो धीरे धीरे कन्वर्ट होते गए दूसरे में, और फिर लास्ट में 4 बचते हैं। और 4 में जो है फिर सबसे जो पावरफुल होकर निकलता है वो निकलता है मगध। मगध क्या करता है, दूसरे राजाओं को हराता है जो अदर महाजनपद से थे और अपनी पूरी टेरिटरी को एक्सपेंड कर लेता है। इसलिए हमारी पूरी जो एंशियंट हिस्ट्री है वो किसके इर्द गिर्द घूमती है, मगध के इर्द गिर्द घूमती है। और यूपीएससी यहाँ से हमेशा जो है सवाल पूछता है, या आर्ट एंड कल्चर से तो पूछता है, ऐसे फैक्चुअल भी जो महाजनपद के रूलर वगैरह हुआ करते थे उनसे पूछता है। तो ये हमारा आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने देखा तो इन 16 महाजनपद के बारे में सिर्फ और सिर्फ एक ही बुक में लिखा गया है, वो भी बुद्धिस्ट जो है बुक है जिसका नाम है अंगुत्तारा निकाया। अंगुत्तारा निकाया एक ऐसी बुक है जिसमें 16 महाजनपदों के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे हमने देखा कि वैदिक टाइम पे क्या हुआ करते थे, जनपद हुआ करते थे छोटे छोटे, जो सबसे ज़्यादा अथॉरिटी हुआ करता था जन के पास हुआ करता था। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, महाजनपद में, और महाजन के पास अब टोटल जो है जो वो सबसे ज़्यादा पावर हुआ करेगा, ठीक है। तो इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो महाजनपद की इमरजेंस को हमने देख ही लिया कि वैदिक टाइम से जनपद हुआ करते थे और वो धीरे धीरे किस में, पावरफुल ट्राइब्स में जो है कन्वर्ट होते गए और किस में कन्वर्ट हो गए, महाजनपद में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। और 16 महाजनपद बन के निकले। 16 में से फिर जो सबसे स्ट्रांग होता है मगध जो है वो सबसे स्ट्रांग होता है। उसका रीज़न है कि मगध जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रांग, पावरफुल और सबसे ज़्यादा टेरिटरी एक्सपेंड करने वाला क्यों बनता है, उसको हम लेटर डील करेंगे। 16 महाजनपद में देखें तो 16 महाजनपद का यहाँ लोकेशन और नाम दिया हुआ है। सब में यूपीएससी इंटरेस्टेड नहीं होती। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, मगध। और जो अगर कुछ जो महाजनपद है उनके कैपिटल के बारे में पूछता है तो जिस कैपिटल के बारे में पूछा हुआ है या टेस्ट सीरीज में दिया हुआ है उसको हम सॉल्व कर लेंगे। और बाकी में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि इसमें यूपीएससी उतना नहीं घूमती, ज़्यादा किसमें घूमती है, मगध में। और इसके मगध के आर्ट एंड कल्चर में, मगध जो महाजनपद था उसके आर्ट एंड कल्चर में ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है यूपीएससी। स्टार्ट करते हैं। जो 6 हमने देखा कि पहले क्या थे, छोटे छोटे जनपद हुआ करते थे। छोटे छोटे महाजनपद किस में बदले, 16 बड़े बड़े महाजनपद में। 16 बड़े बड़े महाजनपद फिर किस में बदल गए, 4 जो है जो उभर के आए। 4 में कौन था, एक तो मगध, ठीक है, जिसके इंपॉर्टेंट रूलर्स हुए बिंबिसारा एंड अजातशत्रु। दूसरा हुआ अवंती, ठीक है, फिर कोशला जिसके प्रसेनजीत थे, और फिर वात्स्य आया जिसका जो है वत्स आया जिसका इंपॉर्टेंट रूलर थे उदयन, ठीक है। तो ये जो 4 इंपॉर्टेंट हैं, इन चारों को भी डिफीट करके इन चारों को भी मगध जो क्या करेगा, अपने टेरिटरी में फिर मिला लेगा, ठीक है। इसलिए पूरा जो इतिहास है हमारा, एंशियंट हिस्ट्री है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मगध के लिए है, ठीक है। मगध से लेके यूपीएससी हमेशा पीटी में और मेंस दोनों में सवाल पूछती है। तो राइज ऑफ द मगध का
कैसे होता है ये हमने देख ही लिया कि कैसे कि जो है महाजनपद जो थे मगध, कोशला और अवंती और बाद से फिर धीरे धीरे ये 4th सेंचुरी BC के आसपास 6 से 4 सेंचुरी BC के आसपास तक चला और फिर जाके सीधे मगध को जो है पूरी सवर्निटी मिल गई, मतलब सबको डिफीट करके मगध के जो रूलर हुआ करते थे वो सबको अपने टेरिटरी में मिला लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो डायनेस्टी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी हैं, सारे डायनेस्टी के बारे में डिस्कशन हम नहीं करेंगे क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो डायनेस्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसकी फैक्ट्स को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहली जो डायनेस्टी आती है हर्यंका डायनेस्टी जो है मगध से, मगध जो है महाजनपद उससे हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, हर्यंका डायनेस्टी में क्या होता है कि फर्स्ट इंपॉर्टेंट पावरफुल डायनेस्टी जो है मगध का ये है हर्यंका डायनेस्टी, और इसके जो फर्स्ट किंग बनते हैं वो कौन बनते हैं, बिंबिसार बनते हैं, बिंबिसार। ठीक है, और ये बुद्धा के ही टाइम के थे, बुद्धा के कंटेम्प्रेरी थे और इनको बोला जाता है कि ये महावीर के भी एडमायर थे। मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो वर्ण सिस्टम है उसमें ये बिलीव नहीं करते थे, ये बुद्धा के जो है कंटेम्प्रेरी थे और ये महावीर के भी एडमायर हुआ करते थे। और इनकी कैपिटल जो हुआ करती थी वो राजगीर में थी, जिसको बोलते थे गिरिवराज। ठीक है, गिरिवराज बोलते थे और इसको राजगीर बोलते थे, यहाँ इसकी कैपिटल थी, और इनको श्रेणिया भी बोलते थे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ही वॉज द फर्स्ट किंग टू हैव ए स्टैंडिंग आर्मी, ये पहले किंग थे जिनके पास स्टैंडिंग आर्मी थी। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट है कि इन्होंने ही स्टार्ट किया था मैट्रिमोनियल अलायंस। ये क्या होता है मैट्रिमोनियल अलायंस, इसको हम देखते हैं। सपोज ये कौन थे, ये बिंबिसार हैं। ठीक है, और इनके यहाँ पे जो साम्राज्य है, टेरिटरी है, और यहाँ पे कोई अलग महाजनपद से राजा हैं, कोई यहाँ पे अलग रूलर हैं, यहाँ पे हैं। तो जिनसे ये युद्ध करके जीत सकते थे, जीत लेते थे उनकी टेरिटरी, जिनसे नहीं जीत सकते थे या किसी भी तरीके से, ये क्या करते थे, उनकी अगर सिस्टर है, ठीक है, या उनकी डॉटर है इस रूलर के, तो उससे शादी करके सीधे क्या करते थे, और शादी कर लिए तो एक रिश्ता जुड़ गया और सीधे अपनी टेरिटरी को यहाँ तक एक्सपेंड कर लेते थे। ये पहले रूलर हैं बिंबिसार जिन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस को स्टार्ट किया। ठीक है, और इनकी 3 बीवी थी, 3 वाइफ्स थी। एक कोशला देवी, ठीक है, किंग्स ऑफ कोशला की डॉटर थी, मतलब प्रसेनजीत की, और दूसरी जो थी चलेना थी, डॉटर ऑफ द लिच्छवी देवी, चीफ ऑफ द वैशाली, और थर्ड जो थे खेमा थी, और डॉटर ऑफ द किंग ऑफ द जो मोदरा पंजाब में है इसकी थी। तो इनकी 3 वाइफ्स हुआ करती थी। ठीक है, और इनसे जो शादी करते थे वो मैट्रिमोनियल अलायंस से अपनी टेरिटरी को फैलाने के लिए इस तरीके से ये शादी करते थे। तो ये देखा गया कि इनके टाइम पे हमने देखा कि जो मिलिट्री स्टैंडिंग आर्मी जो है बहुत ही फर्स्ट टाइम बनी हुई थी और बहुत ही स्ट्रांग थी, और उसके ऑफिस को जो डिवाइड किए थे वो 3 पोस्ट पे डिवाइड कर दिए थे। एक तो एग्जीक्यूटिव ऑफिस था, दूसरा मिलिट्री ऑफिस था, और तीसरा क्या था, जुडिशियल ऑफिस था। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट रूलर आते हैं वो हर्यंका डायनेस्टी की बातें, अजातशत्रु जो है बिंबिसार के जो थे बेटे थे, और इन्होंने क्या किया, अपने फादर को मर्डर करके फिर इन्होंने अपने थ्रोन पे ये खुद बैठ गए। ठीक है, और इन्होंने भी बुद्धिज्म को ही पैटर्नाइज किया था। और फर्स्ट काउंसिल जो हुई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, फर्स्ट काउंसिल किसके द्वारा कराया गया था, अजातशत्रु के द्वारा कराया गया था। जस्ट आफ्टर द बुद्धा का जैसे ही डेथ हुआ उसके बाद ही फर्स्ट काउंसिल कराया गया, और इसलिए कराया गया ताकि जो बुद्धिज्म है, ठीक है, उसकी जो ओरिजिनल चीज़ें हैं वो समय के साथ बदले नहीं, उसको प्रिजर्व किया जा सके, इसलिए जस्ट आफ्टर द डेथ ऑफ द बुद्धा इन्होंने फर्स्ट काउंसिल कराया। तो इस ऐसे भी सवाल पूछ सकता है कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है राजगिरी में किसने कराया था, ठीक है, अजातशत्रु ने, या कहाँ हुआ था, राजगिरी में हुआ था, किस डायनेस्टी के रूलर ने किया था। ठीक है, तो ये हर्यंका डायनेस्टी के 2nd रूलर ने, ठीक है, 2nd जो थे उसने कराया था। फिर आते हैं थर्ड जो आते हैं इम्पोर्टेंट रूलर, वो आते हैं उदयन क्या थे कि अजातशत्रु के बेटे थे, और इन्होंने कैपिटल को अपने जो है पाटलिपुत्र, जिसको आज के टाइम पे पटना बोलते हैं, यहाँ पे शिफ्ट कर दिए थे। ठीक है, और ये हर्यंका डायनेस्टी के लास्ट जो है रूलर थे, और उसके बाद भी कई रूलर आए जो खास इंपॉर्टेंट नहीं है, और इसके लास्ट रूलर का मर्डर करके फिर स्टार्ट होता है शिशुंग डायनेस्टी, शिशुंगा डायनेस्टी। ठीक है, शिशुनाग डायनेस्टी जो स्टार्ट होता है, इसके जो कुछ इम्पोर्टेंट बातें मिलती हैं वो श्रीलंका का एक जो है कि अकॉर्डिंग टू द श्रीलंकन क्रॉनिकल्स, इसके अकॉर्डिंग जो है कि इसके लास्ट रूलर को, हर्यंका डायनेस्टी के लास्ट रूलर को मार के शिशुनाग डायनेस्टी जो है वो स्टार्ट हुआ था।
ठीक है। तो इसके जो इम्पोर्टेंट रूलर हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। फर्स्ट इम्पोर्टेंट रूलर कौन है? शिशुनाग, ठीक है। शिशुनाग जो थे ये वायसराय थे काशी के, और इन्होंने ही अगला जो है मगध के फिर राजा बने, और कैपिटल एक इन्होंने कहा था इनका ग्रीवराज में इनका कैपिटल था। इन्होंने आज अनेक्स किया किसको? अवंती को, और उसके बाद मगध जो है अवंती को इन्होंने अनेक्स किया था, और लेटर ये अपनी कैपिटल को कहाँ पे शिफ्ट कर दिए थे? वैशाली में। अभी तक हमने कहाँ देखा था? पाटलिपुत्रा में था। पाटलिपुत्रा से इन्होंने कहाँ पे शिफ्ट किया? वैशाली में शिफ्ट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है कालोशोका। कालोशोका का भी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शिशुनाग के बेटे थे, और कालोशोका ने फिर से कैपिटल को कहाँ शिफ्ट कर दिया? वैशाली। इनके फादर ने पाटलिपुत्र से वैशाली शिफ्ट किया, और ये फिर से वैशाली से कहाँ? पाटलिपुत्र में शिफ्ट कर दिए। और ही कंडक्टेड द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल। इन्होंने सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल को जो है कंडक्ट किया। याद रहे कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो जो है कि हर्यंका डायनेस्टी के द्वारा हर्यंका डायनेस्टी के सेकेंड जो रूलर थे उन्होंने कराया, ठीक है। और जो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल है वो शिशुनाग डायनेस्टी के सेकेंड रूलर ने कराया। ये दोनों चीज़ें बहुत कॉमन है। देखो फिर से बोलते हैं कि जो फर्स्ट जो है बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ वो हर्यंका डायनेस्टी के जो सेकेंड इंपॉर्टेंट रूलर थे उनके द्वारा कराया गया, अजातशत्रु। और सेकेंड जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ वो शिशुनाग डायनेस्टी के ये फर्स्ट है शिशुनाग डायनेस्टी के सेकेंड रूलर के द्वारा कराया गया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा? कालोशोका के द्वारा कराया गया। कहाँ पे? वैशाली में, जहाँ इनके फादर ने कैपिटल को शिफ्ट किया था वैशाली में, और उसके बाद कैपिटल को उन्होंने कहाँ पे शिफ्ट कर दिया? पाटलिपुत्र में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है, इसको ये माना जाता है कि नंदा के जो कि फिर कालोशोका का ही मर्डर करके फिर नंदा डायनेस्टी स्टार्ट होती है। नंदा डायनेस्टी जो है इट वाज द फर्स्ट नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी तक जो भी रूलर हुआ करते थे वो क्षत्रिय थे, और यहाँ से स्टार्ट हुआ। ही वाज द फर्स्ट नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी स्टार्ट करने वाले थे, और जो थे महापद्मनंदा, ठीक है। महापद्मनंदा ने क्या किया था कि कालोशोका का मर्डर करके फिर नंदा डायनेस्टी को स्टार्ट किए थे, ओके। एंड ये कहा जाता है कि ही द कॉल द फर्स्ट हिस्टोरिकल एम्परर ऑफ द इंडिया। फर्स्ट हिस्टोरिकल एम्परर इनको क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन्होंने अभी तक जो रूल चला रहा था कि वॉरियर का काम सिर्फ क्षत्रिय करेंगे, उस चीज़ को इन्होंने ख़त्म किया था, और फर्स्ट जो है नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी से किसी किंगडम को स्टार्ट किए थे, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि कालोशोका का जो है मर्डर किए थे, और ही कॉल द सर्व क्षत्रियांत का मतलब डिस्ट्रॉयर ऑफ द क्षत्रिय। इनको क्षत्रियों का डिस्ट्रॉयर भी बोला जाता है इसलिए, ठीक है। और इन्होंने कन्क्वेड किया था बहुत सारे किंगडम को, इंक्लूडिंग द कलिंगा को भी इन्होंने कन्क्वेड किया था, ओके। फिर आते हैं हमारे धनानंदा को ये बोला जाता है कि धनानंदा के टाइम पे ही चाणक्य आए थे इनके दरबार में, जिनकी बेइज्जती धनानंदा ने कर दी थी। इसके पीछे बहुत सारी स्टोरियां हैं कि चाणक्य के फादर को धनानंदा ने मार दिया था, तो बदला लेने के लिए इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को जो है कि ट्रेन किया था अपने शिष्य को, और इनसे जो है बदला लेने इनको हटा के फिर जो है कि मौर्य डायनेस्टी की स्टार्ट कर दी। तो बहुत सारी कहानियाँ हैं, लेकिन उतनी कहानियों में हमें नहीं जाना है। इसमें बस ये कि नंदा डायनेस्टी ही वॉज द लास्ट नंदा रूलर, ठीक है। ये नंदा के लास्ट रूलर थे, और ही रिफर्ड इनको अग्रमस वगैरह भी बोला जाता है ग्रीक टेक्स्ट में, ठीक है। और ये बोला जाता है कि ये फाइनली इनको जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ओवरथ्रोन कर दिया गया। जो मैंने स्टोरी बताई कि मतलब कि चाणक्य की हेल्प से चंद्रगुप्त मौर्य ने इनके थ्रोन से हटा दिया, और फिर मौर्य डायनेस्टी की एम्पायर खड़ी की मगध में, ठीक है। तो मौर्य डायनेस्टी हम लेटर पढ़ेंगे, उसके पहले हम पढ़ते हैं कि आखिर में मगध जो है इतना इम्पोर्टेंट क्यों बना, और इतना राइज क्यों हुआ मगध, और हर कोई मगध को ही क्यों जीतना चाहता था, मतलब मगध ही इतना क्यों उभर के आया, ठीक है। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक तो जियोग्राफिकल फैक्टर, दूसरा इकोनॉमिक फैक्टर, फिर कल्चरल फैक्टर भी होगा। तो ये सारे फैक्टर्स है। जियोग्राफिकल फैक्टर देखें तो ये इसका जो लोकेशन था अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ द गंगेटिक वैली, ठीक है। जो गंगा की रिवर बहती थी उसके अपर एंड लोअर पार्ट तक ये फैला हुआ था, और ऐसे लोकेशन पे है जहाँ प्रॉपर जो है एग्रीकल्चर हो सकेगा। यहाँ पे सफिशिएंट रेनफॉल भी होता था, ठीक है। एग्रीकल्चर होने के लिए सफिशिएंट रेनफॉल भी होता था। ऊपर से मैप में देखो तो जो प्रेजेंट में बिहार है वो उसी रीजन में तो ये था, ठीक है। बिहार, यूपी, यहाँ झारखंड, छत्तीसगढ़ जो भी देखोगे तो यहीं पे तो सबसे ज़्यादा आयरन का ओर सबसे ज़्यादा मिलता है, या कॉपर का वो, जो भी मतलब कि
ये चीज़ें हैं मेटल वगैरह की यहीं पे सबसे ज़्यादा मिलती थी। इसकी वजह से भी इसका जियोग्राफिकल लोकेशन इतना अच्छा था कि इनको जो है मगध जो है सबसे ज़्यादा उभर के आया और सारी जो महाजनपद थे उनको धीरे धीरे क्या किया, एनेक्स कर लिया। ठीक है। और दूसरा है इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर में ये बोला जाता है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमने देखा कि कॉपर और आयरन डिपॉजिट इधर ही साइड में मिलते हैं, अभी भी मिलते हैं वहीं पे। ठीक है। तो ईजिली क्या करते थे, वहाँ से निकालते थे, उसकी ट्रेड करते थे। ठीक है। या तो मतलब एग्रीकल्चर में यूज़ करते थे, उससे माइनिंग करते थे, उससे बिल्डिंग करते थे। ठीक है। उससे आर्मी की जो है चीज़ें बनाते थे। तो इस तरीके से एक इकोनॉमिक फैक्टर से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था मगध में। ठीक है। फिर आता है कि कल्चरल फैक्टर। कल्चरल फैक्टर क्या है कि वो अनऑर्थोडॉक्स थे। हमने देखा कि इसके पहले जो आर्यंस हुआ करते थे वैदिक टाइम में वो ऑर्थोडॉक्स थे। ठीक है। जो एकदम जो है कि रूल था कि वर्ण सिस्टम का, ब्राह्मण क्षत्रिय ये वाला। ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ें नहीं थी और ये गुड मिक्स था आर्यंस एंड नॉन आर्यंस का। ठीक है। मतलब कम्प्लीटली ना तो यहाँ पे आर्यंस थे और ना ही कम्प्लीटली यहाँ नॉन आर्यंस थे, दोनों का मिक्स था। ये अनऑर्थोडॉक्स थे। ऊपर से हमने देखा कि बुद्धिज्म और जैनिज्म को पैट्रोनाइज किए थे यहाँ पे। ठीक है। बुद्धिज्म और जैनिज्म को जब पैट्रोनाइज करेंगे यहाँ पे तो ये तो लिबरल हो गया, मतलब किसी तरीके की इस तरीके से नहीं है कि युद्ध लड़ो, ये सारी चीज़ें करो। हालांकि यहाँ पे होते थे लेकिन जो लोग होते थे वहाँ के बहुत ही ज़्यादा लिबरल ट्रेडिशन के होते थे। तो इस फिलॉसफी की वजह से, बुद्धिज्म और जैनिज्म की फिलॉसफी की वजह से भी मगध जो है मगध के जो इमरजेंस है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। उसके बाद जो सोसाइटी थी वो मतलब कि ब्राह्मण्स के द्वारा डोमिनेटेड नहीं थी। अगर ब्राह्मण्स थे भी तो उनके द्वारा डोमिनेटेड नहीं थी। बुद्धिज्म और जैनिज्म के जो अपनाते थे उनके द्वारा डोमिनेटेड थी। ये सारे कल्चरल फैक्टर है जिससे भी मगध जो है उभरा। ठीक है। कुछ पॉलिटिकल फैक्टर हैं। पॉलिटिकल फैक्टर ये है कि मगध में ही इस तरीके के पावरफुल और एम्बिशियस रूलर्स निकले थे और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग जो है आर्मी बनाई। इसके पीछे रीजन है, अब सारी चीज़ें अवेलेबल हैं तो आर्मी भी खड़ी ही कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे आयरन ओर होने की वजह से सफिशिएंट जो है एडवांस तरीके के वेपन्स वगैरह बनाए जाने लगे जो कि युद्ध में काम थे। और फर्स्ट जो है कि यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि सबसे पहले किंग्स ने, राजाओं ने यहीं से जो है कि आर्मी में एलिफेंट का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। ये माना जाता है कि जब ये एलिफेंट का यूज़ कर रहे थे, जो भी ग्रीक से, ईरान से, उधर से जो लोग आते थे यहाँ पे, तो उनको जब वो सुनते थे कि यहाँ पे हाथी यूज़ करते हैं, ऐसा कोई एनिमल यूज़ करते हैं, अगर पाँव ही रख दे तो कई सारे लोग मर जाएंगे, तो डर के मारे वो वापस चले जाते थे। ठीक है। फिर लास्ट है कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही गुड था। हम लेटर देखेंगे किस तरीके के यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था। ठीक है। तो जो मौर्यन एम्पायर, फिर ये हमने देख लिया कि मगध जो है कि किस तरीके से इम्पोर्टेंट प्लेस था जो है कि रूलर्स के लिए। हमारा चौथा फिर हम पढ़ते हैं मौर्यन एम्पायर। ठीक है। अभी तक 3 डायनेस्टी हमने पढ़ लिया, चौथा है हमारा मौर्यन डायनेस्टी। मौर्य में क्या होता है, जो नंदा डायनेस्टी चल रहा था उसके लास्ट रूलर को जो है धनानंदा को मार के चंद्रगुप्त मौर्य ने फिर किसका, मौर्यन डायनेस्टी की स्टार्ट की। ये माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो बस जो है कि लड़ते थे, जबकि उनको पूरी तरीके से पॉलिटिकल और जिस तरीके से नीतियाँ प्रोवाइड करने वाले कौन थे, कौटिल्य। ये माना जाता है कि ये कई युद्ध तो कई लड़ते हुए साउथ से जो है मूव करके मगध की तरफ आए थे, लेकिन मेन मकसद था कि जो धनानंदा हैं उनको हटाना है उनको थ्रोन से, क्योंकि उनसे बदला लेना था किसको, कौटिल्य को। ठीक है। इम्पॉर्टेंट रूलर्स अगर हम देखें मौर्यन एम्पायर के, तो 3 बहुत इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं। एक तो चंद्रगुप्त मौर्य, सेकंड है बिंदुसार, फिर है अशोका। ठीक है। और एक डिटेल में इनके पढ़ने के पहले हम एक बात बता देते हैं कि सिर्फ मौर्यन ही नहीं, मौर्यन डायनेस्टी और फिर गुप्ता डायनेस्टी, ठीक है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से देखें। लेकिन क्या होता है कि अगर हम देखेंगे जितनी भी अफवाहें, गलत बातें होती हैं, सब कुछ है ना कि अपने ही भाइयों को मार दिया। ठीक है। भले सबसे ज़्यादा जो अपनी साम्राज्य को फैलाने वाले थे वो मौर्य डायनेस्टी से थे, जबकि गुप्ता डायनेस्टी उतनी अपनी साम्राज्य को फैला नहीं पाई थी जितना कि मौर्य डायनेस्टी ने फैलाया था। ठीक है। लेकिन फिर भी इनके बारे में देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ तारीफ़ें और बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी होती हैं गुप्ता डायनेस्टी के बारे में, जबकि मौर्य डायनेस्टी में देखोगे तो जो अशोका हैं, जिनको चंड अशोका भी बोला जाता है, ठीक है,
ये अपने टाइम में सबसे ज़्यादा टेरिटरी एक्सपेंड करने वाले अशोका को ही माना जाता है, लेकिन इनके बारे में इतनी सारी बुराइयां लिखी होंगी कि अपने भाइयों को मार दिए, पता नहीं कितनी महिलाओं को मारे थे, न जाने क्या किए थे। ठीक है, तो ये सारी की सारी एक तरीके की बस कहानियाँ हैं। कहानियाँ किस लिए हैं? ये है कि क्योंकि इन्होंने किसको पैट्रोनाइज किया था? बुद्धिज्म और जैनिज्म को पैट्रोनाइज किया था। और इन्होंने फिर से वेद सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया, फिर से इन्होंने संस्कृत को स्ट्रॉन्ग किया। ठीक है, फिर से इन्होंने जो ब्राह्मणिकल है सिस्टम जो है गुप्ता डायनेस्टी में इन्होंने फिर से बढ़ाया, इसलिए इनकी तारीफें की जाती हैं। ठीक है, बुक्स वगैरह में भी लिखोगे तो लिखने वाले कौन थे? लिखने वाले तो ब्राह्मण थे। ठीक है, तो इसलिए इनके बारे में देखोगे जितनी भी तारीफें, भले एविडेंस इनका कम मिला हो, लेकिन तारीफें जो है गुप्ता डायनेस्टी की सबसे ज़्यादा मिलेगी। और वही जो है सबसे बुराइयां जो किसकी, भले ही सबसे ज़्यादा पावरफुल रहे हो मौर्य डायनेस्टी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है कि अगर आपको जो है बुराइयां देखने को मिलेगी तो किस में मिलेगी? आपको मौर्य डायनेस्टी में देखने को मिलेगी। तो ये लिखने वाले का है, तो जो हमें अवेलेबल है सोर्स, हम उसी को पढ़ेंगे और उसी को यूपीएससी भी मानेगी। ठीक है, तो ये बस एक क्लियरिटी के लिए हमने इसको बताया। उसके बाद हम अब पढ़ते हैं मौर्य डायनेस्टी को। तो इसमें हमने देखा चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसारा और अशोका जो थे वो सबसे ज़्यादा पावरफुल थे। और जो है कि मौर्य डायनेस्टी के जो फाउंडर माने जाते हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। ठीक है, ये आप देख सकते हो मौर्य डायनेस्टी के टाइम पे किस तरीके से कुछ पोर्शन जो साउथ है और यहाँ जो है पोर्शन को छोड़ के बाकी पूरे को एनेक्स कर लिया गया था जो मगध के जो मौर्यन डायनेस्टी थे उनके द्वारा। हालांकि जो गुप्ता डायनेस्टी है वो यहीं तक सिमट के रह गई थी, फिर भी इनकी जो है कि एकदम नेपोलियन है और न जाने बहुत विक्रमादित्य पता नहीं क्या क्या इनके बारे में देखने को मिलेगा आपको। जबकि पूरे जहाँ एनेक्स पूरा जो साम्राज्य अपना फैला दिए थे अशोका के बारे में हजार तरीके की बुराइयाँ आपको देखने को मिलेगी। इसलिए क्योंकि इन्होंने बुद्धिज्म और जैनिज्म को अपनाया था, इन्होंने ब्राह्मण सिस्टम का जो है वर्ण सिस्टम का अपोज किया था, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है कि जो मौर्य डायनेस्टी को मतलब कि इस्टेब्लिश किए थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे ये माना जाता है कुछ ग्रीक्स वगैरह थे जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से कंट्री पे जो है हमला किए थे और इन्होंने इसको जो है डिफीट कर दिए थे। ये माना जाता है कि स्ट्रेटजी किसकी होती थी? बस कौटिल्य की होती थी। चंद्रगुप्त मौर्य उसको एग्जीक्यूट करते थे, मतलब उसको जो है कि एग्जीक्यूट करते थे, मतलब ऐसा पालन करते थे उनके आदेशों का। और बहुत ही बड़ी इनकी आर्मी हुआ करती थी। ठीक है, ये है। और उसके बाद ये माना जाता है कि अलेक्जेंडर जो थे, मतलब सेलिकस निकेटर जो थे उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ इनका युद्ध हुआ और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने इनको डिफीट कर दिया था। ठीक है, डिफीट करने के बाद इनको दोनों में जो है कि संधि हुई और इन्होंने अपनी सिस्टर की शादी डॉटर की शादी जो है चंद्रगुप्त मौर्य से करा दी और बदले में जो है इनको कुछ जगह है जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट में है उनको गिफ्ट मिला था चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, फिर बाद में क्या होता है कि सेलिकस निकेटर जो है अपने एक एम्बेसडर को, मेगास्थनीज को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक इस पॉइंट से कि ये मेगास्थनीज को किसने भेजा था? ये एम्बेसडर हुआ करते थे। एम्बेसडर मतलब राजदूत। ये आके क्या करते थे? एम्बेसडर का काम होता था कि आएंगे, है ना, इनके साम्राज्य में, मान लो कि मेगास्थनीज आए चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में, देखेंगे, उसको समझेंगे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और उस पर बुक लिखते हैं और उसके बारे में जानते हैं और फिर जाते हैं जब वापस तो उसको उसको वहाँ पे लोग जानते हैं, उसको अगर कुछ अच्छा होता है तो उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें एम्बेसडर के द्वारा की जाती हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। किसके द्वारा भेजे गए थे? ठीक है, सेलिकस निकेटर के द्वारा भेजे गए थे। तो ये है जो इसके बारे में डिटेल में। और उसके बाद में होता है कि लास्ट टाइम में चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपने जीवन के लास्ट टाइम में इन्होंने जैनिज्म को अपनाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी में पूछा भी गया हुआ है। लास्ट टाइम में जैनिज्म को अपनाया था और अपने बेटे बिंदुसारा को साम्राज्य देके ये खुद जो है लास्ट टाइम अपने जीवन का श्रवण बेलगोला में जो है बिताए थे और भूखे प्यास तपस्या से अपने जीवन का त्याग कर दिए थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो यूपीएससी में पूछता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रूलर जो आते हैं वो बिंदुसार आते हैं। बिंदुसार जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे। ठीक है, और इनको अमृत घट भी बोला जाता था। और जैसे हमने देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो थे कौन से आए थे? मेगास्थनीज आए थे एज ए एम्बेसडर। और इनके दरबार में एम्बेसडर के फॉर्म पे कौन आए थे? डेमिस्कस आए थे। ठीक है, तो बिंदुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे इनके दरबार में डेमिस्कस आए थे और उनके दरबार में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आए थे? मेगास्थनीज आए थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी मैच कराने को दे देता है। ठीक है, मान लो कि यहाँ किंग का नाम दे दिया, रूलर का नाम दे दिया, यहाँ एम्बेसडर का नाम दे दिया और बोलेगा कौन सा करेक्टली मैच्ड है। इस तरीके के सवाल जो है यूपीएससी के द्वारा पूछा जाता है।
और बिंदुसार के ही बेटे थे अशोक, और अशोक ने क्या किया था, अशोक को जो है जो उज्जैन का गवर्नर बनाया गया था। ठीक है, फिर आते हैं चाणक्य के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। चाणक्य को हम पढ़े हुए हैं कि किस तरीके से इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को अपने मतलब कि उनको टीचिंग दिया और उनको फिर जाके फिर धनानंद को हराया था इससे, अपनी नीतियों से। और उसके बाद इनको चंद्रगुप्त मौर्य के चीफ मिनिस्टर भी थे। और फिर ये ब्राह्मण थे बाई बर्थ और स्कॉलर और टीचर थे, कहाँ से, तक्षशिला से। ठीक है, और इनको विष्णुगुप्ता, अगर सीधे चाणक्य ना देके या कौटिल्य ना देके सीधे विष्णुगुप्ता दे दे तो यही सेम पर्सन थे। ठीक है, और ये बिंदुसारा के मिनिस्टर भी थे। और इनको बोले तो एक अर्थशास्त्र नामक बुक ये लिखे थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने कई बार पूछा हुआ है। अर्थशास्त्र जैसा नाम है, अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स, तो इसमें बस इकोनॉमी से रिलेटेड चीज़ें नहीं थी, इसमें मिलिट्री स्ट्रेटजी से भी रिलेटेड चीज़ें थी, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी थी, और स्टेट क्राफ्ट्स मतलब कि जो ट्रीटीज वगैरह हैं सारी चीज़ें इसमें मिलती थी। बस अर्थशास्त्र नाम होने की वजह से ये नहीं है कि सिर्फ ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड था। तो ये चाणक्य के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो यूपीएससी पूछता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो है मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखें तो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था मौर्यन एम्पायर के टाइम पे। ठीक है, तो इसमें इसका इन्फॉर्मेशन आता कहाँ से है, इसका इन्फॉर्मेशन आता है कि चाणक्य की जो बुक थी अर्थशास्त्र से, वहाँ से देखने को मिलती है। मेगास्थनीज जो आए थे एम्बेसडर, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, उनकी बुक थी इंडिका, वहाँ से देखने को मिलता है। फिर अशोका के बहुत सारे इंस्क्रिप्शन मिले हुए हैं। ठीक है, उस इंस्क्रिप्शन वगैरह से मिलता है कि किस तरीके से हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन और हाईली जो पॉलिटिकल एक तरीके से गवर्नमेंट देखने को मिलता था, और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट देखने को मिलता था जो है मौर्य के टाइम पे ही, मौर्य एम्पायर के टाइम पे ही। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे जो थी वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अभी देखो जिस तरीके से मंत्री परिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हुआ करते थे उस तरीके से उस टाइम पे थे, और जिनको मंत्री बोला करते थे। ठीक है, और ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इसको सारे को हम पढ़ेंगे नहीं, रटेंगे नहीं, हम एमसीक्यू जो सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर में, हम टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे तो हम उसमें जो इम्पोर्टेंट आएगा हम उसके बारे में बस जान लेंगे, वो सफिशियंट होगा यूपीएससी पीटी के लिए। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हम एमसीक्यू के थ्रू सॉल्व करेंगे। मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करें तो ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था उसके बाद सबसे ज़्यादा अगर देखें आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो यहाँ पे देखने को मिलता है, इसको हम आर्ट एंड कल्चर में डिस्कस करेंगे जो नितिन सिंघानिया में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। कल से हम जिसे स्टार्ट करने वाले हैं क्योंकि हमारा आज इम्पॉर्टेंट जो एंशिएंट हिस्ट्री है वो कवर होने वाला है। ठीक है, फिर आते हैं गुप्ता डायनेस्टी के, फिर आता है गुप्ता डायनेस्टी। हमने मौर्य डायनेस्टी के बारे में देख लिया, गुप्ता डायनेस्टी के बारे में देखते हैं कुछ डिटेल में। तो गुप्ता डायनेस्टी के जो फाउंडर माने जाते हैं वो श्री गुप्त को माना जाता है। ठीक है, तो ये है, और ऑरिजिन ऑफ गुप्ता डायनेस्टी के देखे थे 320 AD के आसपास में हुआ था, और श्री गुप्त जो है गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर माने जाते हैं। इसके कुछ गुप्ता डायनेस्टी के इम्पोर्टेंट रूलर्स को देखे थे, चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, रामगुप्त जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बाद में चंद्रगुप्त सेकंड ने अपने ही भाई का, ये दोनों भाई थे, डेथ करके मर्डर करके फिर अपने आप को सिंहासन पर बैठाते हैं, और इन्हीं को विक्रमादित्य भी बोलते हैं। फिर आते हैं कुमारगुप्त, ठीक है, जिसको महेंद्र दत्त भी बोलते हैं। फिर स्कंदगुप्त फर्स्ट आते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे और जिसे यूपीएससी में सवाल पूछता है, क्योंकि यही जो है सबसे ज़्यादा आर्ट एंड आर्किटेक्चर, लिटरेचर, जो सबसे अच्छे काम हुए हैं इनके दरबार में हुए हैं, इनके टाइम पे हुए हैं, तो यूपीएससी यहीं से सवाल उठाती है। ठीक है, जैसे कि गुप्ता डायनेस्टी में हमने देखा कि श्री गुप्त ने जो है कि स्टार्ट तो किया था, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल है जिसका जो है कि गुप्ता डायनेस्टी को एक्सपेंड करने का, वो जाता है चंद्रगुप्त फर्स्ट के टाइम पे, और ये सन थे घटोत्कच के। ठीक है, और ये माना जाता है कि ये जो है मगध की किंगडम से जो लिच्छवी देवी प्रिंसेस थी, कुमार देवी, उनसे शादी किए थे। ठीक है, और इन्होंने गोल्ड कॉइन्स भी इशू कराए थे, इन्होंने कॉइन्स इशू कराए थे जिसपे उनका इमेज और उनकी रानी का इमेज, मतलब हस्बैंड वाइफ का उसमें इमेज था, और इन्होंने टाइटल लिया था महाधिराजा। ये पूछा जाता है तो किसने महाधिराजा का टाइटल लिया था? गुप्ता डायनेस्टी, चंद्रगुप्त ने इस महाधिराजा का टाइटल लिया हुआ था, और ही कंसिडर द फर्स्ट ग्रेट किंग ऑफ द गुप्ता एम्पायर, और ये गुप्ता एम्पायर के फर्स्ट ग्रेट किंग भी इन्हीं को बोला जाता है। ठीक है, फिर आते हैं हमारे समुद्रगुप्त।
समुद्रगुप्त जो है वो संत है चंद्रगुप्त फर्स्ट के और कुमार देवी के, ठीक है। और इनके कुछ इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन कुछ मिला हुआ है जो हरिसेना के द्वारा लिखा गया हुआ है, इसके बारे में डिटेल में मिलता है कि गंगा की वैली के पास से 9 राजाओं को, फिर 12 राजाओं को इन्होंने जो है सदर्न पार्ट से और 18 को जो ट्राइब्स को जो है हराया था, ठीक है। देखिए अब गुप्ता डायनेस्टी स्टार्ट हो गया ना, क्योंकि ये किस तरफ बढ़ रहे हैं, अब ब्राह्मणिकल की तरफ बढ़ रहे हैं, ये टेम्पल्स की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, और ये वेदास की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इनके बारे में कितनी बड़ी बड़ी बातें लिखने को देखने को आपको मिलेंगी, ठीक है। हालांकि इनके बारे में कोई एविडेंस नहीं अवेलेबल है, लेकिन फिर भी ये माना जाता है कि ये अफगानिस्तान और पता नहीं कहाँ कहाँ तक अपने जो है कि पूरे गोदावरी रिवर से लेके हिमालय तक पूरा एक्सपेंड किए हुए थे, ठीक है। और इन्हें इंडियन नेपोलियन भी बोला जाता है, क्योंकि ये मिलिट्री सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किए हुए थे। इनको कविराज राजा भी बोला जाता है, हालांकि इनकी कविता अवेलेबल नहीं है, लेकिन कविराज राजा बोला जाता है कि कवियों के राजा थे ये, ठीक है। और इसके बाद चंद्रगुप्त सेकंड आते हैं। चंद्रगुप्त सेकंड जो थे वो सन ऑफ द समुद्रगुप्ता के थे, और क्वीन जो दत्ता देवी थी उनके ये बेटे थे। और इन्होंने जो टाइटल लिया हुआ था वो विक्रमादित्य का टाइटल लिया हुआ था, ठीक है। और ये बोला जाता है कि ये फर्दर जो अनेक्ट किए थे पूरा वेस्टर्न कोस्ट से लेके पूरे ईस्टर्न कोस्ट तक अपने जो टेरिटरी है उसको एक्सटेंड किए हुए थे। और इन्होंने शाकारी का टाइटल लिया हुआ था। शाकारी का मतलब होता है डिस्ट्रॉयर ऑफ द शाकास, जो शाका आते थे, शाका, ठीक है, ग्रीक शाका ये सब कुषाण ये सब थे, उनके डिस्ट्रॉयर ये थे, ठीक है। और फिर देखें कि इन्होंने भी मैट्रिमोनियल सिस्टम को अपनाया था अपने टेरिटरी को एक्सपेंड करने के लिए, चंद्रगुप्त सेकंड ने भी अपनाया हुआ था। तो कौन से दो रूलर अपनाए थे ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। मैट्रिमोनियल और क्यों अपनाते थे, ताकि अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड कर सके, ठीक है। तो ये है। और ये बोला जाता है ही वॉज द ब्रिलियंट कन्क्वेयर, है ना, एडमिनिस्ट्रेटर, और अपने फादर की तरह ये मतलब कि बहुत ही ज़्यादा। और इस तरीके से हम देखें तो इन्होंने इनके जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इनके दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे। 9 रत्न में जैसे कि कालिदास के देख लो, हरिसेना, है ना, अमर सिम्हा, और देवनागरी जो धन्वंतरी जो कि एक फिजिशियन थे। तो इनको कुछ इम्पोर्टेंट लिटरेचर हैं, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये बुक जो है हमेशा मिलाने को, मैच कराने को दे देता है। सपोज यहाँ राइटर का नाम दे देगा, ठीक है, और यहाँ पे बुक का नाम दे देगा, और मैच कराने को देगा कौन से किसके द्वारा लिखा हुआ है, कौन सा करेक्टली मैच्ड है, या फिर सीधे बुक देगा, ठीक है, और पूछेगा इसमें क्या लिखा हुआ है। तो इसके बारे में डिटेल में हम कहाँ पढ़ेंगे, डिटेल में हम इसके बारे में पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर में नितिन सिंघानिया से, ठीक है। तो इस पार्ट को हम यहाँ पे स्किप करते हैं। जैसे हम देख लें यहाँ पे, ठीक है, कालिदास के द्वारा जो 6 बुक बहुत लिखी हुई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और किस बुक में क्या लिखी हुई है यह सारे डिटेल हम किस में पढ़ेंगे, आर्ट एंड कल्चर में, जो हम कल से स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं साइंस की। और डिक्लाइन ऑफ द गुप्ता एम्पायर की कैसे स्टार्ट होती है। देखो, गुप्ता एम्पायर के डिक्लाइन होने की बहुत सारे रीजन हैं। एक तो बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज कर देने से जो ग्राउंड लेवल थे वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा विरोध स्टार्ट हुए, लोग आपस में लड़ने लगे और छोटे छोटे किंगडम बनना फिर से स्टार्ट हो गए, और इस तरीके से ये पूरा जो है गुप्ता एम्पायर जो है डिक्लाइन हो गया। और ये बोला जाता है कुछ ह्यून्स वगैरह जो थे उनके द्वारा आक्रमण भी किया गया गुप्ता एम्पायर में इस वजह से। और फिर बोला जाता है इनके टाइम पे जो रिसोर्सेज वगैरह थे, है ना, वो सफिशिएंट नहीं थे, वो इसकी कमी हो गई थी। और फिर जो है गुप्ता एम्पायर से डिक्लाइन के टाइम पे, ये मेंस का क्वेश्चन है, बेसिकली मेंस में पूछता है। और खासकर